इस इंसान को मानना इम्पॉसिबल है। ये एक ऐसा इमोर्टल बंदा है जो कि 200 साल से भी ज्यादा जी रहा है और इस बंदे के पास एबिलिटी है अनडेड की, मतलब कि इस बंदे को कोई मार ही नहीं सकता। तुम इसका गला काट दो, इसकी फिंगर्स को काट दो या इसके किसी भी बॉडी पार्ट को छोटे छोटे हिस्सों में काट दो और ये अपनी बॉडी को 30 सेकंड में रीजनरेट करके वापस आ जाएगा। और इसके पास सिर्फ यही एबिलिटी नहीं है, ये अपने बॉडी पार्ट को यूज कर सकता है एज अ वेपन। ये अपनी उंगलियों को काट के एज अ लॉन्चर यूज कर सकता है और अपने पैरों को एज अ जेट पैक यूज कर सकता है और ये अपनी पीठ के अंदर अपनी तलवार को घुसा के रखता है और ये अपने सर में भी एक तलवार घुसा के रखता है। ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है और इसके साथ एक ऐसी लड़की है जिसको अगर तुमने टच कर लिया तो तुम्हारा पूरा दिन अनलकी बन जाएगा और हो सकता है तुम्हारी मौत भी हो जाए। और अब ये बंदा जो कि मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पा रहा, जब इस लड़की के कांटेक्ट में आएगा तो इन दोनों का क्या होगा, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक शहर के अंदर काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है और वहाँ से एक लड़की गुजर कर जा रही होती है जिसका अचानक से ही कोई हाथ पकड़ लेता है। उसके पीछे एक लड़का होता है जो कि उसे जाने के लिए वहाँ से मना करता है और तभी वो लड़की उस लड़के को हक करने लगती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक किस होती है। इसके बाद हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जो कि खराब वेदर की वजह से एयरपोर्ट पे खड़ा होता है और तभी अचानक से आसमान से एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जो कि डायरेक्ट इसके इंजन पे आके गिरती है और यहाँ पे एयरप्लेन पूरा ही ब्लास्ट हो जाता है। और ये सारा इंसिडेंट एक छोटी लड़की अपने घर की विंडो से देख रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं और हमें पता चलता है ये सब तो एक रोमांटिक मांगा का सीन था जो कि ये लड़की पढ़ रही होती है। अपनी फेवरेट मांगा पढ़ने के बाद ये लड़की रेलवे ट्रैक पे जाके वहाँ से सुसाइड करने का सोचती है और ये लड़की ये भी चाहती है कि इसको मांगा की तरह ऐसा रोमांस मिले, लेकिन इसकी ऐसी बॉडी की वजह से ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो भी उसकी बॉडी को छूता है उसे उसका अनलक फेस करना पड़ता है। और इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके बाल कलर्ड होते हैं और इसकी काफी अच्छी बॉडी होती है और ये उसी ब्रिज पे बैठा हुआ जूस पी रहा होता है और ये आदमी उस लड़की को वहाँ से कूदने के लिए मना करता है और वो लड़की उसे चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करती है और उसे ये भी कहती है कि अगर तुमने मेरी बॉडी को छुआ तो तुम्हें कभी न ठीक होने वाली डिसीज का सामना करना पड़ेगा। वो आदमी उठकर आगे बढ़ता है और उस चाकू को अपनी चेस्ट में घुसा लेता है, जिसे देख वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो आदमी उस लड़की को पकड़कर उसके मुंह से उठा लेता है और कहता है ऐसी डेडली डिसीज के बारे में मैंने कभी नहीं सुना और उस लड़की को वापस से वहीं पर फेंक देता है। और वो आदमी बोलता है देखो मैंने तुम्हें छू लिया है, अब देखते हैं क्या होता है। और वो लड़की कहती है कि मेरा अनलक आ रहा है और तभी उस ब्रिज का कोना टूट जाता है और नीचे जा रही ट्रेन से टकराकर वो आदमी वहाँ पर कट जाता है और फिर वो लड़की अपने आप को दोष देने लगती है कि उसकी वजह से फिर से एक आदमी की जान चली गई। लेकिन तभी उस आदमी का सर जंप करते हुए उस ब्रिज के ऊपर आ जाता है, जिसे देख के वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और देखते ही देखते उस आदमी के सर से पूरी की पूरी बॉडी रीजनरेट हो जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और वो लड़की उसकी बॉल्स पे काफी जोर से पंच करती है और रोते हुए वहाँ से भागने लगती है और वो आदमी उड़ता हुआ उस लड़की को कस के पकड़ लेता है और उससे एक सवाल का जवाब देने को कहता है क्योंकि उसे इस अनलक के बारे में जानना था। तभी वो नोटिस करता है कि कुछ पुलिस वाले भागकर उसकी तरफ आ रहे हैं और तभी वो उस लड़की को अपने कंधे पर रख के जंप करता हुआ एक दूसरी बिल्डिंग पे पहुंच जाता है और साथ ही उसके कटे हुए पैर अब दोबारा से रीजनरेट हो चुके थे। और तभी वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी वो आदमी उस लड़की को टांग से पकड़कर उल्टा लटका देता है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हनीगेन एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आप बहुत इजीली मनी जनरेट कर सकते हो और इस ऐप पे आप क्रंचीरोल, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। बस आपको इस हनीगेन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और साइन अप करके चलने देना है और ये आपको आपके इंटरनेट यूज करने के बदले में आपको पैसा देगा। इसका मतलब है कि अब आप हमारी वीडियो देखते देखते भी पैसा कमा सकते हो गए ना आपके डबल मजे। और हाँ, ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये आपकी कोई प्राइवेसी लीक करने वाला है। तो अगर आप और भी प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इस ऐप को अपने दोस्तों के साथ रेफर कर दो और अगर इंस्टेंटली $3 कमाना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको बस वहां पर जाना है और इस लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां पर आप मेरा प्रोमो कोड एनिमेट्रिक्स का यूज करके डायरेक्ट $3 कमा सकते हो। तो गाइस किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और ढेर सारा पैसा कमाओ। तो चलो वापस से वीडियो पे आते हैं। और वो कहता है मैं तुम्हें तभी यहाँ से जाने दूंगा जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी, क्योंकि उस आदमी ने उस लड़की को उसके कपड़ों से पकड़ा हुआ है तो उसके अनलक का कोई भी असर उस पर नहीं होगा। और वो लड़की कहती है कि उसकी ऐसी धमकियों का उस पर कोई भी असर नहीं होने वाला क्योंकि वैसे भी वो आज मरने वाली थी। और तभी वो आदमी उस लड़की को बहुत जोर जोर से गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। और वो लड़की उससे बताती है कि 10 साल पहले जब वो 8 साल की थी तब उसके पेरेंट्स एक वीक के लिए बिजनेस के सिलसिले में दूसरी कंट्री जाने वाले थे, इसलिए वो अपने मम्मी पापा को हक करती है। और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होने वाला होता है तभी उसके इंजन में कुछ खराबी होने की वजह से उस प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है। उसके पेरेंट्स के साथ साथ 270 और लोग वहाँ पर मारे जाते हैं और तब से वो अपने आप को अनलकी समझती है और जो भी उसको छूता है वो उसके अनलक का शिकार हो जाता है, इसलिए वो अपनी पूरी स्किन को कपड़ों से कवर करके रखती है। और ये सुनने के बाद वो आदमी उस लड़की के अनलक को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो उसको बहुत जोर से पकड़ लेता है। तभी अचानक से ऊपर से जा रहे प्लेन से एक बॉक्स निकल के उस आदमी के ऊपर गिरता है, जिससे उस आदमी की दोबारा से डेथ हो जाती है। इससे पहले उस आदमी का शरीर रीजनरेट हो वो लड़की अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगती है। तभी उसका पैर एक केले के ऊपर पड़ जाता है, जिससे वो फिसल
करके उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है और वो लड़की गिरते गिरते सोचती है वो ऐसे कभी नहीं मरना चाहती थी, क्योंकि उसने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना ही फैशन ना ही लव, और उसकी मांगा बुक भी उससे अलग हो जाती है। और तभी सही टाइम पर आकर वो आदमी उससे बचा लेता है और वो आदमी उससे कहता है जब तक वो उसके एक्सट्रीम अनलक को अपने ऊपर ट्राई नहीं कर लेता तब तक वो उसे मरने नहीं देगा। और वो आदमी उस लड़की को लेके एक हाइड आउट पे चला जाता है ताकि वो उसके एक्सट्रीम अनलक को ट्राई कर सके। और तभी कुछ लोग जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल लग रहे थे उस आदमी को हाइड आउट पे जाता हुआ देख लेते हैं और उनमें से एक आदमी उसके हाइड आउट की खबर किसी को बता रहा होता है और साथ ही उस लड़की का बताते हुए भी कहता है हम उसकी एबिलिटी का पता लगने के बाद ही उसे कब्जे में लेंगे। और वो उस लड़की को एक खाली पड़ी हुई जगह पे लेके आ जाता है और वो उस लड़की को कहता है जितनी ज्यादा देर तक मैं तुम्हें टच करूंगा उतना ही बड़ा अनलक का सर मुझ पे होगा। और वो आदमी उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है ताकि वो उसे ज्यादा से ज्यादा छू सके और वो लड़की उससे बचते हुए वहाँ से भागने लगती है और वो आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। अचानक से उस लड़की की जैकेट एक जगह पर फंस जाती है और उसके सारे बाल वहाँ पर खुल जाते हैं और लड़की अब रोने लग जाती है क्योंकि ना चाहते हुए भी उसके सारे बाल खुल जाते हैं। और वो रोते हुए बताती है कि उसने काफी सालों तक अपने बाल को इसलिए नहीं कटवाया क्योंकि जो भी बंदा उसके बालों को काटेगा तो वो मर जाएगा। और तभी वो बंदा अपने बैग से एक सीजर निकालता है और उस लड़की का एक अच्छा सा हेयर कट कर देता है और वो लड़की अपना न्यू हेयर कट देख के काफी ज्यादा खुश होती है और वो आदमी भी काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसने पूरे 15 मिनट तक उस लड़की को छू कर रखा, यानी कि उसका अनलक भी काफी बड़ा असर दिखाएगा। और तभी कुछ गवर्नमेंट के एजेंट्स आके उस आदमी का सर तलवार से काट देते हैं और उसे एक स्पेशल कैप्सूल में बंद कर देते हैं ताकि उसका सर दोबारा से बॉडी को रीजनरेट ना कर पाए। इनका बॉस जिसने अनडेड की हाइड आउट की खबर किसी को फोन पे दी थी वो उस लड़की का नाम लेता है जिसका नाम फूको इज़ुमो होता है और साथ ही उससे शुक्रिया भी कहता है क्योंकि उसके अनलक की वजह से ही वो अनडेड को दोबारा से पकड़ पाए। और उनका ही एक आदमी उस लड़की के हाथ में हथकड़ी पहना देता है जिसे देखकर फूको काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसे अभी तक ये लग रहा था कि ये लोग उसकी मदद करेंगे। और उनका बॉस उसे बताता है कि उनका काम ऐसे लोगों को पकड़ना है जिनके पास खास तरह की एबिलिटी हो ताकि वो दुनिया में अशांति ना फैला पाए। और साथ ही वो फूको की अनलक वाली पावर की भी तारीफ करता है क्योंकि उसकी मदद से किसी का भी मर्डर किया जा सकता है और अगर उसे कोई डायरेक्ट ना छूके उसके कपड़ों से छुए तो उसको कुछ भी नहीं हो सकता और यही उसकी वीकनेस है। और फूको उनसे पूछती है कि मेरी पावर का क्या किया जाएगा और उनका बॉस बताता है कि तुम्हारी पावर की मदद से किसी के मर्डर के अलावा क्या ही किया जा सकता है और शायद अनडेड ने इसीलिए उसको पकड़ा होगा। और फूको उनके बॉस पे चिल्लाते हुए कहती है कि अनडेड ने खुद को मारने के लिए ही उसे पकड़ा था और बॉस फूको का मुंह पकड़कर ये सब बोलने से मना करता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि हम उसे पकड़ने के अलावा उसे दफना भी सकते हैं। जिसके बाद फूको का एहसास होता है कि अनडेड एक अच्छा आदमी था और उसके इतने अच्छे बाल काटने के लिए वो उसका शुक्रिया भी करती है। और तभी अचानक से आसमान से एक लाइटनिंग स्ट्राइक उनके साथी पे गिरती है जिसने उस बॉल को पकड़ रखा था और वो नीचे गिर जाता है। कैप्सूल के नीचे गिरते ही अनडेड उसमें से बाहर आ जाता है और उन एजेंट्स पे हमला कर देता है और उनका बॉस अपने एजेंट्स को उस अनडेड का सर एक झटके में काटने को कहता है क्योंकि उस पे बंदूक की गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। और अनडेड हंसता हुआ कहता है कि पिछली बार कहानी कुछ और ही थी और इसके बाद वो उनके सारे एजेंट्स को मार देता है। दरअसल इन लोगों ने अनडेड को काफी सालों से कैद करके रखा हुआ था। अनडेड फूको से कहता है कि उसका पकड़ा जाना फूको का अनलक नहीं था बल्कि उस पे बिजली गिरना वो फूको का अनलक का असर था। और फूको उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे ज़ोंबी कहकर पुकारती है। एजेंट्स का बॉस फूको के गले पे अपनी तलवार रखकर अनडेड को अपनी गर्दन उसके हाथ में रखने को कहता है। अनडेड अपने सर को काटने लगता है लेकिन फूको उसे ऐसा करने से मना करती है। फूको उससे कहती है कि अब वो अपनी वजह से ऐसे किसी को मरता हुआ नहीं देख सकती और अनडेड उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और अपना सर उस बॉस की तरफ फेंक देता है। और फूको अपने दिमाग में सोचती है कि सबसे बड़े अनलकी स्ट्रोक को कैसे ट्रिगर किया जा सकता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बॉस को पीछे की तरफ धक्का देके भागकर अनडेड को किस कर लेती है और बॉस अनडेड के सिर को पकड़ लेता है और उसे समझ नहीं आता कि फूको क्या करना चाहती है। और तभी अनडेड अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और बॉस को पकड़ लेता है और तभी आसमान से एक बहुत बड़ा मीटियोर सीधा उन पर गिरता है और बॉस वहाँ पर मारा जाता है और साथ में वो पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और फूको और अनडेड उसमें से बचकर बाहर आ जाते हैं। फूको अनडेड को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और अनडेड उससे कहता है कि आज तक उसके मुंह पर कोई भी मीटियोर नहीं गिरा और फूको उससे अपना नाम बताती है और उससे उसका नाम पूछती है और अनडेड उससे कहता है कि मुझे अनडेड के सिवा कोई भी नाम याद नहीं है और फूको उसका नाम एंडी रखती है। और एंडी उससे कहता है कि एक किस से इतने बड़े अनलक को ट्रिगर किया जा सकता है तो अगली बार वो उसके साथ रिलेशन बनाएगा। और फूको ये सुनकर वहाँ से भागने लगती है और अनडेड भी उसके पीछे भागने लगता है और फूको एक जगह पे जाके छुप जाती है और तभी एंडी उसके पास आ जाता है और एंडी उससे रोमांटिक होने को कहता है ताकि अनलक का असर इस बार और ज्यादा हो। और फूको को उस पर गुस्सा आने लगता है और वो सोचती है ये तो मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो खुद को मार सके। और वो एंडी से रोमांस करने से बचने के लिए एक कहानी बनाती है और वो उससे कहती है जिसको वो दिल से सबसे ज्यादा चाहती है उस पे उसके अनलक का असर सबसे ज्यादा होता है। बचपन में जब उसने अपने दादाजी को किस किया था तो उनके पैर में एक चोट आई थी और वो 3 साल बाद मरे थे क्योंकि उसको अपने दादाजी के नकली दांत बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और जबकि उसके मम्मी और पापा हक करने से ही मारे गए थे। और अगर एंडी उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करेगा तो उस पे ज्यादा बड़े अनलक का
असर नहीं होगा कि जिससे वो मर पाए। और ऐसा करने के बाद फूको से काफी ज्यादा नफरत करने लगेगी। एंडी को फूको की बातें ज्यादा समझ नहीं आती और वो उससे कहता है वो उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता जब तक कि उस पे कोई बड़े अनलक का असर ना हो। जिसके बाद एंडी फूको को अपनी सीक्रेट आर्मरी में ले जाता है जहाँ पर उसने कई सारे वेपन्स को इकट्ठा किया हुआ होता है। और एंडी उसे बताता है कि उसने ऐसी सीक्रेट आर्मरी पूरी दुनिया में बना रखी है क्योंकि जब उसे वेपन्स की जरूरत पड़े तो वो उन्हें यूज कर पाए। एंडी फूको को एक हैवी सूट बना के देता है ताकि उस पे हमले का कोई भी असर ना हो और वो सेफ रह पाए। फूको एंडी से उन लोगों के बारे में पूछती है जो कि उनको मारना चाहते थे और उनको कैद करना चाहते थे। एंडी बताता है कि वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो कि हम जैसे लोगों को पकड़कर उनको कैद करते हैं और उन पर काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फूको कहती है कि कल हमने उनको अच्छा सबक सिखाया, शायद वो हमसे डर गए होंगे और अब हम पर कोई भी हमला नहीं करेंगे। और एंडी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे होंगे और वो लोग भी हम जैसे हैं जिनके पास दुनिया के रूल्स को बदलने की पावर है और उन्हें नेगेटर्स कहा जाता है। और कल की लड़ाई में उन्हें हमारी पावर्स का पता चल गया है लेकिन हमें उनकी पावर्स का पता नहीं चला है और इसीलिए हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। एंडी बताता है कि उन लोगों ने 50 साल पहले मुझे पकड़ लिया था और 10 साल तक उन्होंने लगातार मेरे ऊपर काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए थे। और एंडी फूको को कहता है पता नहीं तुम्हें पकड़ने के बाद वो तुम्हारे साथ क्या करे, हो सकता है वो तुम्हारी उंगलियां काटकर उन पे टेस्ट करे कि क्या तुम्हारा अनलक अभी भी काम कर रहा है या नहीं। और ये सुनकर फूको काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने को कहती है और एंडी फूको को लेके बाइक पर कहीं निकल जाता है। और फूको पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। एंडी कहता है बस हम उन लोगों से भाग रहे हैं। तो फूको कहती है कि ऐसे तो हम उन लोगों से काफी जल्दी पकड़े जाएंगे और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ और जैसे उन लोगों ने कल तुम्हें पकड़ लिया था अगर फिर से ऐसे पकड़ लिया तो। और एंडी कहता है जब तक तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ जाती और मुझे अनलक का बिगेस्ट स्टॉक नहीं दे देती तो मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। और फूको उस पे चिड़चिड़ाते हुए बोलती है कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अपने प्यार में पड़ने नहीं दूंगी। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी एंडी नोटिस करता है कि आसमान में एक क्रैक पड़ गया है और उसे पता लग जाता है कि नेगेटर्स उनको ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए हैं। और एंडी फूको को बताता है कि ये लोग ऐसे ही हमला करते हैं और इन लोगों ने ऐसे ही मुझे 50 साल पहले पकड़ा था। और तभी एक बड़ा सा रोबोट उस क्रैक से बाहर आता है और एंडी को एक खतरनाक पंच करता है जिसके बाद एंडी वहाँ पर दब के मर जाता है और फूको काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है और वो जल्दी से उठकर एंडी की तरफ भाग के जाने लगती है लेकिन वो अपने आप ही पीछे की तरफ खींच रही होती है और वो जाकर एक बंदे की बॉडी से चिपक जाती है जो कि एक नेगेटर होता है और उसे पकड़ने आया होता है। और फूको सोचती है कि ये आदमी कौन है और वो अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। और रोबोट उस नेगेटर से कहता है कि तुम फूको को मार दो क्योंकि हमारा काम सिर्फ एंडी को पकड़ना है और फूको को मारना है। और वो नेगेटर कहता है कि मुझे फूको से कुछ काम है, मुझे इससे कुछ पूछना है। और फिर वो फूको से उसकी एज पूछता है और तभी एंडी दोबारा से रिवाइव होकर उस रोबोट पे अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसकी बॉडी जो है वो जाम हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और फूको सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन वो नेगेटर कहता है कि कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तभी वो रोबोट एंडी के एक जोरदार पंच मारता है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। एंडी नोटिस करता है कि उस रोबोट के पंच करने के बाद अब वो अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है। और फूको बताती है कि तुम्हारा दुश्मन वो नहीं ये है, इसकी वजह से तुम हिल नहीं पा रहे हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम रोबोट पे अटैक करने की बजाय इस पे फोकस करो, इस पर अटैक करो। लेकिन एंडी कहता है कि तुम तो अपने हाथों को मूव कर पा रही हो। ये दोनों ऐसे नेगेटर्स हैं जो कि लोगों की मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं। भले ही ये दोनों एक जैसे लगते हो लेकिन इनकी एबिलिटी और रेंज अलग अलग है। और इस बड़े से रोबोट ने मेरी बॉडी को पैरालाइज किया और दूसरे ने तुम्हारी इच्छा शक्ति को कंट्रोल किया है। अब वो रोबोट एंडी पे दोबारा पंच करता है लेकिन एंडी भी अब उस पे हमला कर सकता है और एंडी को अब समझ आ जाता है कि अब वो मूव कर सकता है। और जब वो रोबोट एंडी पे हमला करता है तो एंडी भी बदले में उस पे पंच करता है और ये देख दूसरे नेगेटर को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और फूको उससे पूछती है क्या तुम हमेशा हमारा ऐसे ही पीछा करते रहोगे। और वो आदमी बताता है कि जब तक तुम हम लोगों को स्लिप नहीं दे देते। और कल जब तुमने वो मिट्योर गिराया तो उसने तुम्हारे पकड़े जाने लेवल को 5 से 8 तक बढ़ा दिया 10 के स्केल पर। और इसलिए तुम कितना भी बचने की कोशिश करो हम जैसे लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और फूको पूछती है कि तुम भी तो एक नेगेटर हो तो वो लोग तुम्हें क्यों नहीं पकड़ रहे। और तभी वो रोबोट एंडी को एक जोरदार पंच मारकर उसकी गर्दन को अलग कर देता है और वो अपने साथी को काम जल्दी खत्म करने को कहता है। और वो नेगेटर उससे कहता है कि जरा रुको, इन्हें भी हमारे बारे में जानने का पूरा हक है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और वो फूको को बताता है दरअसल हम एक एंटी अनआइडेंटिफाइड पैनोनोमिया कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं जिसमें कि 10 मेंबर हैं एक यूनियन की तरह जो कि उन मेंबर्स के रैंक को देखकर बनाई गई है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। और फूको उससे कहती है कि अगर हम इसके मेंबर बन जाएं तो वो लोग हमें पकड़ना बंद कर देंगे। और रोबोट उससे कहता है कि सॉरी, इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 10 लोग ही रह सकते हैं लेकिन अभी कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। और इतना कहते ही वो फूको पर पंच करने वाला होता है लेकिन तभी फूको नोटिस करती है कि उसकी बॉडी जो है वो फ्रीज हो गई है। और तभी एंडी अपनी बॉडी को सही टाइम पर रिकवर करके फूको को बचा लेता है। और फिर एंडी फूको से कहता है तो चलो फिर हम इन दोनों लोगों को मारकर अपनी जगह बना लेते हैं। और वो उससे कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। और तभी फूको अपना ग्लव्स निकालकर एंडी को छूकर दूर चली जाती है। और वो एंडी से कहती है कि एक बहुत बड़ा अनलक स्टॉक तुम्हारी तरफ आ रहा है। और हाँ, मैंने ये इसलिए नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये मैंने इसलिए किया कि तुमने मेरी जान बचाई है। और वो रोबोट अपने साथी
साथी से कहता है कि शायद हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए, लेकिन उसका साथी इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें उन तीनों की जान बच जाती है। लेकिन तभी एंडी उन दोनों को लेकर एक बिल्डिंग में चला जाता है और एक कोने में जाकर छुप जाता है जिससे वो उनकी एबिलिटी का पता लगा सके और उनको बाद में मार सके। और तभी एंडी नोटिस करता है कि उस बिल्डिंग में काफी ज्यादा डायनामाइट लगे हुए हैं जो कि उस बिल्डिंग को गिराने के लिए लगे थे और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। और तभी वो रोबोट मलबे से बाहर निकलकर अपने साथी से कहता है, जरा देखो इस तबाही को, ये कितनी खतरनाक है, बिल्कुल लेवल 8 की तरह। वो तो अच्छा है कि मेरे पास ये क्रेजी सूट है, वरना तो मेरा काम यहीं पे खत्म हो जाता। और वो रोबोट कहता है कि अब मैं उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन पहले मैं एंडी को ढूंढता हूँ। और फिर वो अपने स्कैनर से एंडी को ढूंढने लगता है। इसके बाद उसे अपने स्कैनर में एंडी का हाथ दिखता है और वो अपने साथी शैन से कहता है कि देखो मुझे एंडी का हाथ मिल गया है। और तभी उसके पीछे एंडी आ जाता है जिसे वो अपना साथी शैन समझ रहा था। और एंडी उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे बॉडी पार्ट्स मेरी बॉडी से अलग होने के बाद 30 सेकंड के बाद डिसअपीयर होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि ये पार्ट्स 30 सेकंड तक रहते हैं। जिसके बाद एंडी अपनी उंगली को काट कर उस रोबोट की तरफ शूट कर देता है जिससे कि वो रोबोट वहीं पर ढेर हो जाता है। दरअसल ये रोबोट मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इसीलिए एंडी ने अपनी फिंगर की मसल को ब्रेक किया और अपनी रीजनरेशन की पावर से उसे शूट किया, क्योंकि ये रोबोट रीजनरेशन के बॉडी पार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता था। और तभी दूसरा नेगेटर शैन आके देखता है कि उसके साथी रोबोट को एंडी ने वहाँ पर मार दिया है और तभी वो मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारी सीट ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही रिजर्व्ड है। लेकिन एंडी कहता है कि मुझे एक सीट नहीं 2 सीट चाहिए, एक मेरे लिए और एक फूको के लिए। और ये कहने के बाद एंडी उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और एंडी उस पर अपनी लेफ्ट लेग से अटैक करता है, लेकिन शैन अपनी पावर का यूज करके उसके लेफ्ट लेग को राइट में बदल देता है और ऐसे शैन उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद एंडी शैन से कहता है कि तुम ओपोनेंट के मूव को ऑपोजिट साइड कर देते हो, जैसे कि अगर वो लेफ्ट से किक मारा है तो तुम उसे राइट में कर दोगे, अगर वो अप साइड से अटैक करा है तो उसे डाउन कर दोगे, जिससे तुम उसके अटैक को ट्रैक कर लेते हो और उससे बच जाते हो। और तभी फूको कटाना को एंडी की तरफ फेंकती है, लेकिन वो डायरेक्ट जाकर एंडी के शोल्डर में घुस जाती है और एंडी उसे अपने शोल्डर से निकालकर शैन पे अटैक करने लगता है, लेकिन शैन अपनी पावर से एंडी को ही फ्रीज कर देता है। और तभी फूको अपने ग्लव्स निकालकर शैन की तरफ उसे टच करने के लिए भागती है, लेकिन तभी शैन उसे भी फ्रीज कर देता है और शैन उसे डॉच कर लेता है और फूको नीचे जाकर गिर जाती है। और शैन उनसे कहता है कि तुम लोग मेरी पावर की वजह से ना तो तुम मुझे छू सकते हो और ना ही यहाँ से भाग सकते हो। और यहाँ पर एंडी फूको को गुस्सा करता हुआ कहता है कि तुम मुझे बचाने यहाँ पे क्यों आई। अब वो दोनों ही शैन की नजरों के सामने हैं और अब शैन उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों में से कौन हमें ज्वाइन करेगा। तो एंडी कहता है कि फूको उसे ज्वाइन करेगी और तुम मुझे मार सकते हो। और फूको एंडी को गुस्सा करते हुए कहती है अगर तुम दोबारा से भाग नहीं पाए तो। और एंडी फूको से कहता है कि तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं दोबारा से भाग जाऊंगा और चाहे तुम बुढ़ी भी हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल को जीत कर तुम्हारे साथ एक रात जरूर से बिताऊंगा। और तभी फूको गुस्सा करते हुए शैन से कहती है कि तुम अपना सर 10 मिनट के लिए दूसरी तरफ करो, लेकिन शैन ऐसा नहीं करता। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपना कंट्रोल उन दोनों पे से खो देगा। और फूको शैन से कहती है कि उसने अभी तक किसी के साथ रोमांस नहीं किया है और एंडी अपनी जान उसके लिए खतरे में डाल रहा है, तो इसलिए मैं उसके साथ एक बार तो रोमांस करना चाहती हूँ। और शैन उन दोनों की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और दोनों के प्यार को देखकर वो उनको एक मौका देने का डिसाइड करता है। और शैन उनसे कहता है कि 5 अगस्त को लेक पेलकर पर एक मेंबर इन्वेस्टिगेट करने आने वाला है और अगर तुम दोनों उसे मारने में कामयाब होते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में एक और सीट खाली हो जाएगी और तब तुम दोनों ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन पाओगे। और इतना कहते ही शैन वहां से चला जाता है। अब एंडी फूको को अपने साथ रशिया जाने को कहता है, लेकिन फूको कहती है उसके पास तो पासपोर्ट है ही नहीं। और एंडी बताता है कि हम अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे और वहां जाकर मुझे मेरे साथी भी मिलेंगे जिनके साथ मिलकर हम उस मेंबर को मार देंगे। और इसके बाद हमें एंडी का पास्ट दिखाया जाता है और ये साल था 1970, जहाँ पर एंडी उस ऑर्गेनाइजेशन के रूम में लॉक था और एंडी अपने खून से एक वॉल पर हैप्पी बर्थडे जीन लिखता है। दरअसल जीन एक फीमेल नेगेटर थी जो कि एंडी को काफी ज्यादा पसंद करती थी और वो सेल के बाहर से एंडी को देख रही होती है। और अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वही फीमेल नेगेटर एंडी की शिप पर सैटेलाइट से नजर रखे हुए है और एंडी अपनी शिप वाली जर्नी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और जबकि फूको डर के मारे नीचे छुपी होती है और फूको एंडी से कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि उस फाइट में नेगेटर ने क्या कहा था कि वहाँ पर और भी लोग होंगे जो कि तुम्हारा शिकार करेंगे। लेकिन एंडी शिप को ऑटो पायलट पे करके फूको को सीट के नीचे से निकालता है और उसे राइड एंजॉय करने को कहता है। और तभी एक एयरक्राफ्ट शिप पे फायरिंग करने लगता है और जिससे फूको और भी ज्यादा डर जाती है और एंडी को ये सब मजाक लगता है और वो फूको से कहता है ऐसे में तो हम सब आराम से रशिया पहुंच जाएंगे। और फूको उससे कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ऐसे में तो हमारी शिप के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और एंडी फूको से कहता है कि हम तुम्हारे अनलॉक को यूज करके उस एयरक्राफ्ट को आसानी से उड़ा देंगे। लेकिन फूको कहती है कि उसका अनलॉक इतनी आसानी से काम नहीं करता और एंडी उससे कहता है कि तुम्हें बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, जैसे कि मेरी अनडेड एबिलिटी जो कि बस मुझे मरने से नहीं बचाती बल्कि जब मैं अपने बॉडी पार्ट को कट करता हूँ और वापस मैं उसे उसी जगह पे रीजनरेट करूँ तो इससे मैं अपने बॉडी पार्ट को एज अ वेपन यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद एंडी अपने हाथ को अपनी कटाना से काट कर उस एयरक्राफ्ट की तरफ लॉन्च करता है और जिससे उस एयरक्राफ्ट के टुकड़े टुकड़े
खड़े हो जाते हैं और फूको उससे पूछती है कि क्या अब हम यूनियन में आ सकते हैं, और एंडी उससे बताता है कि हमें यूनियन में आने के लिए उस आदमी को मारना पड़ेगा जिसके ऊपर एम्बलम का मार्क बना होगा, जैसे कि उस दिन उन दोनों नेगेटर पर बना हुआ था। और मेरे हिसाब से ये वही एम्बलम है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के 10 मेंबर पहनते हैं। और एंडी उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये किन 3 लोगों को मिला है। सबसे पहले तो कभी न टूटने वाला कटाना बनाने वाला है जिसकी मैंने कटाना चुराई थी और उसका नाम भी अनब्रेकेबल है। और दूसरा एक इंजीनियर है जिसने 50 साल पहले मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। और तीसरी एक लेडी है जिसके पास इनविजिबल बैरियर क्रिएट करने की पावर है, जिसने मुझे 50 साल पहले पकड़ा था और मेरे सिर को एक इनविजिबल बैरियर में कैद कर दिया था। भले ही मैं अनडेड क्यों ना हूँ, लेकिन मैं अनडिफीटेबल नहीं हूँ। और अगर हमें उस लेडी के अगेंस्ट में लड़ना पड़ा तो हमें काफी ज्यादा दिक्कत होगी। और फूको सोचती है कि क्या ऐसे भी लोग हैं जिनसे एंडी नहीं लड़ सकता। और अब एंडी फूको से कहता है कि इससे पहले सिचुएशन और ज्यादा खराब हो, मुझे तुम्हें फेल करके तुम्हारे अनलक को लेना होगा। जिसे सुनकर फूको शर्मा जाती है और बोलती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। और तभी वो लेडी नेगेटर सैटेलाइट से शिप पे एक अटैक करती है जिससे शिप पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है, जिससे एंडी तो बच जाता है लेकिन फूको उस शिप के नीचे दब जाती है। और फिर से एंडी अपनी पावर का यूज करके उस शिप के नीचे से फूको को बचा लेता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और जैसे वो दोनों बाहर आते हैं तो एक एयरक्राफ्ट उनको घेर लेता है और वो दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। और तभी एयरक्राफ्ट का पायलट एंडी से पूछता है क्या तुम सरेंडर कर रहे हो, तो एंडी बोलता है हाँ मैं सरेंडर कर रहा हूँ। और फूको एंडी से पूछती है कि क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो, तो एंडी बोलता है बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसका अनलॉक कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। और एंडी बताता है कि मैं एक अनलॉक होने का इंतजार कर रहा हूँ। और तभी शिप पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों उड़कर सीधा एयरक्राफ्ट पे जाके लैंड होते हैं। और एंडी एयरक्राफ्ट के पायलट को मारकर उस पे कब्जा कर लेता है और वो दोनों उसे लेके वहाँ से निकल जाते हैं। एंडी फूको से कहता है कि बस हमें तरीका पता होना चाहिए ताकि हम अपने हिसाब से अनलॉक को ट्रिगर कर सके। और तुम्हारा अनलॉक कोई इंसिडेंट नहीं है, बल्कि इसकी वजह से तो हमें एयरक्राफ्ट मिला है ट्रैवल करने के लिए। और ये लोग बस पहुंचने ही वाले होते हैं और तभी इनके एयरक्राफ्ट में एक वार्निंग आने लगती है और इनके पास सिर्फ 10 सेकंड का ही टाइम होता है। और एंडी एयरक्राफ्ट में एक वायर को खींचता है और तभी ये एक सीट के साथ वहाँ से लॉन्च हो जाते हैं और एयरक्राफ्ट नीचे ही ब्लास्ट हो जाता है। और फूको एंडी से पूछती है कि ये एयरक्राफ्ट ऐसे एक्सप्लोड क्यों हो गया, तो एंडी उसे बताता है शायद उन लोगों को पता चल गया कि हमने उनके एयरक्राफ्ट को चुरा लिया है, तभी जाके ये एक्सप्लोड हुआ है। और अब एंडी एक टेक्निक का यूज करके फूको को लेके एक सेफ लैंडिंग करता है, लेकिन इसमें उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। और अब एंडी फूको को बेकल लेक के बारे में बताता है जो कि दुनिया की सबसे पुरानी, डीप और क्लियरेस्ट वाटर लेक है। और इस जगह पर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग इन्वेस्टिगेट करने आने वाले थे। और फूको लेक की ब्यूटी को देख के काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। और एंडी उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पास से जाके इस ब्यूटी को जरूर से देखना चाहिए और तुम यूनियन की चिंता मत करो, वो इन टूरिस्ट की वजह से यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि वो अपने काम को सीक्रेटली करना पसंद करते हैं। इसके बाद वो फूको से कहता है कि हम कुछ पुराने साथियों के पास जाएंगे और इसे उम्मीद होती है कि उन लोगों ने इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा बैकअप प्लान तैयार किया होगा। फूको उससे बोलती है जिनको हम मानने हैं अगर वो इनोसेंट हुए तो, लेकिन एंडी कहता है कि इससे हमारे प्लान में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर वो फूको से खाने के बारे में पूछता है और फिर वो बताता है कि उसका एक दोस्त यहाँ पे रेस्टोरेंट चलाता है जहाँ पर बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है और मैं वहाँ पर जाके पार्टी रिजर्वेशन करके आता हूँ। और एंडी के जाते ही फूको सोचने लगती है कि मुझे एंडी से मिले हुए सिर्फ 4 ही दिन तो हुए हैं और मैं यहाँ पर रशिया में हूँ। और तभी कुछ टूरिस्ट फूको से बात करने की कोशिश करते हैं और उससे अपने साथ चाय के लिए चलने के लिए कहते हैं। और फूको वहाँ से भाग जाती है और सोचती है कि कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर एंडी ना होता तो शायद मैं जिंदा ना होती। और फिर फूको जाना की बनाई हुई पेंटिंग को देखती है और उसकी काफी तारीफ करती है और जेना भी उसे एक पेंटिंग बनाने को कहती है और ये दोनों लोग साथ में पेंटिंग बनाने लगते हैं। और जेना फूको से पूछती है कि क्या उसे ऐसी चीजें पसंद हैं जो कि कभी नहीं बदलती और हमेशा एक सी रहती हैं, या फिर जो बदलती हैं। मुझे तो वो चीजें ज्यादा पसंद हैं जो कि हमेशा एक सी रहती हैं और कभी नहीं बदलती, इसलिए मुझे आर्ट काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि आर्ट से हम बदलती हुई दुनिया को कैप्चर कर सकते हैं। अब तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। फूको उससे कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ा सोच के बताती हूँ। और फूको को पेंटिंग करते हुए रात हो जाती है और फूको अपनी पेंटिंग जेना को दिखाती है और जेना इसे देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि उसने चांद के पास काफी ज्यादा तारे बनाए हुए थे, लेकिन रियल में तो मून के पास कोई भी तारे नहीं थे और काफी ज्यादा डार्कनेस थी। और इसके बाद फूको जेना के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि काफी लंबे टाइम से मैं खुद को बदल नहीं पा रही थी और मैं मरना चाह रही थी और 4 दिन पहले मैं एक अजीब से आदमी से मिली जिससे मिलने के बाद मेरी पूरी दुनिया मानो बदल सी गई हो और चारों तरफ यहाँ वहाँ जैसे एक्सप्लोजन, और अब मैं यहाँ पे रशिया में हूँ और इन सब की वजह से मैं खुद को चेंज कर पाई और आज मैं तुम्हारे साथ पेंटिंग कर पाई और इसलिए मुझे वो लोग पसंद हैं जो कि मुझे बदल सकते हैं। और फूको की बात सुनने के बाद जेना अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी पावर का यूज करते हुए लेक के पानी को ऊपर उठा देती है। और तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और जेना पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है। और एंडी फूको को बताता है कि ये वही फीमेल नेगेटर है जिसने 50 साल पहले मुझे कैद किया था, जिसे सुनकर फूको काफी ज्यादा घबरा जाती है। और फिर जेना अपनी पावर का यूज करते हुए एक हैट मंगा लेती है और लेक के पानी से अपने लिए सीढ़ियां क्रिएट करती है और वो उनसे कहती है कि मेरे बॉस ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम लोग मुझे
मुझे मारकर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हो, और इसके लिए पहले तुम्हें मुझे बदलना पड़ेगा। और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।